Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss the Insight IS monthly compilation of February 2021. For today's discussion, we are going to cover entire GS1 paper. Okay, entire GS1 paper से जितने भी न्यूज़ हैं आज हम वो कवर करेंगे in this video and आई हैव अपलोडेड द वीडियो रिगार्डिंग विजन आईएस. ठीक है, जो विजन आईएस का मंथली कंपाइलेशन है जनवरी मंथ का, उसके कुछ वीडियोस अपलोड हो गए हैं और जितने भी रिमेनिंग है उसके जो पार्ट्स हैं मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी. सो प्लीज़ डू स्टे कनेक्टेड एंड अगर आप नए होंगे चैनल पे देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. चलिए तो फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द GS1 पेपर न्यूज़. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिगार्डिंग द लिंगराजन टेम्पल. तो कंटेक्स्ट देखा जाए तो जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है दे हैव सॉट अ इंक्वायरी इनटू द डिमोलिशन जो किया गया था बाय द भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी अराउंड द 12th सेंचुरी लिंगराजन टेम्पल. तो ओवरऑल इशू क्या हुआ था, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इन इट्स उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, इट इज़ अ कस्टोडियन टू द लिंगराजन शेल जो श्राइन जो प्रोटेक्टेड है अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड द रिमेनिंग एक्ट्स के अंदर. तो उसमें क्या हुआ है, जो लोकल म्यूनसिपल ऑफिशियल्स होते हैं दे डू नॉट गिव एनी टाइप ऑफ अ परमिशन बिफोर जो डिमोलिशन वहाँ पे कंडक्ट हुआ है वो कैरी करने के लिए. और ये जो एक्ट है एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो 100 मीटर का एरिया होता है सराउंडिंग एनी मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, कोई ये मॉन्यूमेंट हो गया तो उसके जो 100 मीटर का एरिया होता है उसको हम प्रोहिबिटेड जोन बोलते हैं. ठीक है, इट इज़ द प्रोहिबिटेड जोन. एंड अनादर जो 200 मीटर का पेरीफेरा एरिया होता है इट इज़ अ रेगुलेटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गया या कोई रिनोवेशन या रिपेयर एक्टिविटी उनके लिए. एंड किसी भी टाइप का जो कंस्ट्रक्शन या रिपेयर वर्क होता है इन दैट पेरीफेरा उसके लिए किसी एक परमिशन रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम द नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी एंड फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया कंटेक्स्ट रिगार्डिंग द लिंगराजन टेम्पल क्यों न्यूज़ में था. अब हम देखते हैं इस टेम्पल के बारे में. तो ये जो लिंगराजन टेम्पल है तो मेनली डेडिकेटेड है टू द लॉर्ड शिवा. इट वॉज बिल्ड बाय द किंग जजाति केशरी ऑफ अ सोमा वंश. ठीक है, जजाति केशरी जो थे ऑफ सोमा वंश उनके थ्रू वो बिल्ड किया गया था. रेड स्टोन से बना हुआ है एंड क्लासिक एग्जाम्पल है कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का. मेनली अगर देखा जाए ये लिंगराजन टेम्पल जो है इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द टेम्पल इन द बिंदु सागर लेक. एंड इमेजेस जो है ऑफ विष्णु वो भी इस टेम्पल में दिखाई दी है. एंड पॉसिबली ऐसा बोला जाता है द इमेजेस ऑफ अ विष्णु पॉसिबली बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्रोमिनेंस ऑफ अ जगन्नाथ सेट जो इमेक्टिंग है फ्रॉम द गाना रूलर who built the Jagannath temple in Puri in the 12th century. Okay, so this is regarding the detail of a लिंगराजन टेम्पल. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक वर्ड आया है कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में जिसने भी पढ़ा होगा NCERT 11th की NCERT आर्ट एंड कल्चर के लिए यूज़फुल होती है. तो वहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में हमने देखा, तो उनमें से एक है कलिंगा आर्किटेक्चर. तो कलिंगा आर्किटेक्चर में के कुछ फीचर्स अगर देखा जाए तो इस तरीके का एक कुछ स्ट्रक्चर होता है कलिंगा आर्किटेक्चर के यहाँ पे. एंड एक वहाँ पे एक गर्भ गृह होता है डेकी श्रीन दैट इज़ मेन देती जहाँ पे वो रिसाइड करता है उसको हम गर्भगृह बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ अ रेखा देहुला. ठीक है, श्रीन जो होता है उसके अबव वाला जो इतना पार्ट होता है, ठीक है, आई विल शो इट विद अ डिफरेंट कलर. अबव वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रेखी देहुला. एंड बाद में कमोडिटीज़ हॉल्स जो होते हैं जस्ट गर्भगृह के सामने होते हैं. एंड फर्दर गर्भ जो कम्युनिटी हॉल्स होते हैं उसके फर्दर वाला सामने वाला जो एरिया होता है हम उसको खंखारा देवला इस तरीके से टर्म करते हैं. सो दिस आर द मेजर फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर डिटेल्स रिगार्डिंग द कलिंगा आर्किटेक्चर. मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट श्री कृष्ण देव राय. तो द फर्स्ट एवर इम्पग्राफिकल रेफरेंस टू द डेट ऑफ अ डेड Vijayanagara king Krishnadev Raya has been discovered at a Honia Holi in a Tamakuru district of a कर्नाटका. ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन है मेनली कन्नड़ में लिखा हुआ है और इसी इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा मेंशन किया है जो कृष्णदेव राय थे वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर
जो इंडिया में उन्होंने रूल किया था फ्रॉम द साउथ, एंड उनका अगर डेट देखी जाए तो वो अक्टूबर 15 15 29 को हुई थी, विच वॉज ऑन संडे, एंड इंसिडेंटली दिस डेट वॉज मार्क बाय द लूनार इक्लिप्स। एंड विलेज जो वहाँ पे नाम दिया है, ठीक है, ये वाला नाम इन तुमाकुरी, ठीक है, तो विलेज नेम Honihali in a Tumakuri was gifted for conducting the worship of a god Veera Parshana हनुमंता ऑफ अ तमाकुरी। ठीक है, तो ये है इंस्क्रिप्शन के डिटेल्स। और यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ठीक है, रिगार्डिंग द कृष्णदेवराय। ठीक है, अभी विजयनगर रूलर कृष्णदेवराय के डिटेल्स देखी जाए तो विजयनगर एम्पायर को उन्होंने 1509 टू 1529 तक सर्व किया। ही बिलोंग टू द तुगलक डायनेस्टी। कृष्णदेवराय जो थे उन्होंने अर्न किया टाइटल ऑफ अ कन्नड़ राजा राम रमन्ना, आंध्रा भोजा एंड मुरू रायरा गंधा। ठीक है, ये 3 टाइटल उन्होंने अर्न किए, एंड ही बिकम अ डोमिनेंट रूलर उस टाइम पे इन द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया। एंड उन्होंने डिफीट किया सुल्तान ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा एंड बहामी सुल्ताना जो था, उसके साथ साथ राजा ऑफ ओडिशा को भी उन्होंने डिफीट करते हुए एक डोमिनेंट रूलर का एक जो स्टेटस है उन्होंने उस टाइम पे अचीव किया था। एंड जो ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन है नीलाकंत सोमावजी also live in the empire of Krishna Deva Rai, and Portuguese ruler या सॉरी पोर्टुगीज ट्रैवलर जो थे डोमिंगो पैसी एंड फेरेनो नुजिक who visited the Vijayanagara Empire during his regime. So this is regarding the detail of a Vijayanagara कृष्ण देव राय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, चौरी चौरा का जो इवेंट है उसको 100 ईयर हो गए हैं। ठीक है, तो February 4 2021 मार्क्स द 100 ईयर ऑफ अ चौरी चौरा इंसिडेंट दैट लीड बाय द महात्मा गांधी कॉलिंग फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो चौरी चौरा में क्या हुआ था, तो जो इंसिडेंट हुआ था चौरी चौरा इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको भी मॉडर्न डे हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट काफ़ी नंबर ऑफ जो प्रोटेस्टर्स है पार्टिसिपेंट है इन द नॉन कोऑपरेट मूवमेंट, एंड दे वर क्लैश बाय द पुलिस, ओपन फायर्ड उस टाइम पे हुआ था। और ये जो डिमॉन्स्ट्रेटेड था अटैक एंड सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन इन रिटेलिएशन किलिंग ऑफ ऑल द ऑक्यूपेंट। फर्दर इन द रिस्पॉन्स क्या हुआ, ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट द वायलेंस, सो स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स आया था। महात्मा गांधी हुआ स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द वायलेंस, हॉल्ट किया उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द नेशनल लेवल ऑन 12th of February 1922 एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट फायरिंग जो उस टाइम पे हुई थी उसके रिजल्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है एक बहुत बड़ा कैओस उस टाइम पे क्लैश हुआ था पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में, एंड दिस वाज ओवरऑल इंसिडेंट जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था उस टाइम पे। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस महात्मा गांधी ने जो है दे हॉल्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द नेशनल लेवल ऑन 12th of February 1922। ठीक है, यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे इस फिगर में मेंशन है, वी विल जस्ट गो थ्रू इट एट वंस। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की हुई मूवमेंट है। ठीक है, द मूवमेंट लीड बाय द महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द फर्स्ट नेशनल वाइड मास प्रोटेस्ट हुआ था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। सितंबर 1920 टू फरवरी 1922 तक ये मूवमेंट जो था मिली स्टेज हुआ था, एंड इसका मेन एम था कि वो रजिस्ट कर पाए ब्रिटिश रूल को थ्रू अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस थ्रू। ठीक है, एंड गांधी जी अश्योर करना चाहते थे दैट स्वराज जो है वो हम अचीव कर सकते हैं अगर हम नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाए। कुछ बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो सबसे पहला एक मेजर इंसिडेंट जो था वो था एक रॉलेट एक्ट जो आया था, जो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो ब्रिटिश ने उस टाइम पे इम्पोज की थी सेंसरशिप ऑन द प्रेस, एंड उन्होंने परमिट किया था डिटेंशन विदाउट अ ट्रायल। एंड जो रोलेट एक्ट था उस टाइम पे रोलेट उन्होंने रिकमेंड किया था दैट अ ब्रिटिश टू कंटिन्यू दिस रूल इवन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंड। बाद में जालियनवाला बाग इंसिडेंट जो था या मैसेगर हम बोल सकते हैं, उसके बारे में अगर देखा जाए तो जो मूवमेंट था टुक इन द हाइक आफ्टर द जालियनवाला बाग मैसेगर जो 1919 में हुआ था, जब ब्रिटिश ऑफिसर जो जनरल डायर थे लीडर ट्रूप एंड उन्होंने किल किया था
400 इनोसेंट इंडियन को, जहाँ पे वुमेन्स, चिल्ड्रंस और एल्डर पीपल भी इंक्लूडेड थे। तो ये हुआ इंसिडेंट ऑफ अ जालियनवाला बाग। बाद में एक हुआ था खलीफत इशू। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब एंड हुआ था उस टाइम पे विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, एंड देयर वॉज अ रूमर दैट अ हार्श पीस ट्रीटी जो है वॉज गोइंग टू इम्पोज ऑन ऑटोमन एम्पायर एंड टू डिफीट द खलीफन टेम्पोरल पावर। एक खलीफन कमिटी जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था इन बॉम्बे इन मार्च 1919, जिसको हम बोलते हैं खलीफत इशू। अब फेज ऑफ अ मूवमेंट किस तरीके से हुआ था, तो मूवमेंट जो है वॉज टू बी अ नॉन वायलेंट एंड टू बिगेन विद द सरेंडर ऑफ अ टाइटल एंड बाइकआउट ऑफ अ सिविल सर्विसेज हुआ। कोर्ट्स हो गया, पुलिस या डिफरेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी पोस्ट उनको मिली थी इंडियंस को, उन सब का बाइकआउट करते हुए ये मूवमेंट का स्टार्टअप हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एग्री की गई थी बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता सेशन में, जो सितंबर 1920 को हुआ था, एंड फर्दर इट वाज लॉन्च एट दैट दिसंबर। एंड 1921 जो उस टाइम पे ब्रिटिश ने कंफर्म किया था दैट जो यूनाइटेड इंडियन फ्रंट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम was visibly shaken, and but ये जो revolt था by the Muslim welfare of a Kerala in 1921 and the number of a violent outbreak काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रीजन में उस टाइम पे दिखाई दे रहे थे, इवन दो देर वॉज अ फेज ऑफ अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच वॉज लीडिंग बाय द महात्मा गांधी। एंड आफ्टर द एंग्री मॉब मर्डर पुलिस ऑफिसर इन द विलेज ऑफ अ चौरी चौरा, गांधी जी जो थे हिमसेल्फ द कॉल ऑफ द मूवमेंट। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सिक्वेंशन एज मेंशन हियर, ये मूवमेंट जो रहा है इट मार्क द ट्रांजिशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जस्ट राइट फ्रॉम द मिडिल क्लास टू द मास बेसिस। जो स्टेटस है ऑफ अ सेल्फ गवर्नेंस वॉज नॉट अचीव इन द 1 ईयर जो प्रॉमिस किया गया था बाय द महात्मा गांधी। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज नो डाउट एक नो डाउट सस्पेंड हुआ था, बट इट सर्व अ यूनिक पर्पस इन द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कांग्रेस राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड इस तरीके से हम बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है उस टाइम पे इस मूवमेंट के दौरान पीपल्स में आया था। एंड ओवरऑल एक वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा जो है अमाउंट में दिखाई दिया था, और हम बोल सकते हैं कि देयर वॉज अ फ्यू positive as well as a few negative consequences of this movement. So in this way we conclude the second news regarding the Chauri Chaura incident and the non cooperation movement. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। तो रिसेंटली कंटेक्स्ट देखा जाए तो सेंटर जो है दे हैज़ ऑब्जेक्टेड टू अ पिटिशन सीकिंग कि वो डिसकंटिन्यू करेंगे विद द प्रोविजन ऑफ इन्वाइटिंग ऑब्जेक्शन फ्रॉम द पब्लिक वाइल अप्लाइंग द मैरिज रजिस्ट्रेशन जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में आता है। गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है उनका ये जो मूव है बाय सेइंग दैट इनका इंटेंशन इसके पीछे यही है कि ये जो प्रोविजन है वॉज टू कीप द एडुकेट सेफगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस पार्टीज जो इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर एक्ट के टाइम पे। अभी इशू क्या हुआ है, एक पिटिशन आई थी, पिटिशन हैज़ सॉट टू क्लॉज द सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 जो स्पेशल मैरिज एक्ट में मेंशन है, जिसके अकॉर्डिंग मैंडेट किया जाता है कि पब्लिकेशन हो ऑफ अ पब्लिक नोटिस ऑन व्हाट ग्राउंड दैट इज अनरीजनेबल और आर्बिटरी। पेटिशनर ने ऐसा भी आर्ग्यू किया था कि 30 डे का पीरियड ऑफर जो है दैट द 30 डे पीरियड ऑफर एंड अपॉर्चुनिटी टू कीन टू द कपल कि वो डिस्क्लोज करे सॉरी टू डिस्कवरेज एंड इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज। इस तरीके से पेटिशनर ने उसका जो स्टैंड था वो उसने उस टाइम पे रखा था। और अभी हम देखते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या बताता है, और उसके अकॉर्डिंग पेटिशनर ने उसका जो पॉइंट है इस तरीके से क्यों रखा है कि वो 30 डेज़ का पीरियड का पॉइंट हो गया, या सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 जो है स्पेशल मैरिज एक्ट का जो मैंडेट करता है कि पब्लिकेशन हो पब्लिक नोटिस ऑन द ग्राउंड कि क्यों जो मैरिज है वो अनरीजनेबल है या आर्बिटरी है, इस तरीके का। ठीक है, तो उस सब के बारे में देखने के लिए हम पहले जानते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या बताता है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 अलाउ करता है सोमलाइजेशन ऑफ अ मैरिज विदाउट गोइंग थ्रू एनी रिलीजियस कस्टम एंड द रिचुअल। पीपल जो है डिफरेंट कास्ट के और डिफरेंट रिलीजन और द स्टेट गेट मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट इन विच मैरिज जो है मेनली पर्पस होता है, ठीक है, मैरिज इज अ सोमलाइज्ड बाय द वे ऑफ अ रजिस्ट्रेशन।
प्राइमरी पर्पस अगर इस एक्ट का देखा जाए तो वो एड्रेस करता है इंटर रिलीजियस मैरिज एंड इस्टेब्लिश करना चाहता है एक मैरिज एज अ सेक्युलर इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्टिव किस तरीके का क्या रिलीजियस जो बिलीफ है या इंटरकास्ट मैरिज है एक्सेट्रा। एंड स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए वो प्रिस्क्राइब करता है एक इलाबरेटिव प्रोसीजर जो फॉलो होनी चाहिए ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच टाइप ऑफ मैरिजेस। सो व्हाट आर द प्रोसीजर्स इंक्लूडेड, तो सबसे पहला इंक्लूड ऐसा है कि वन ऑफ द पार्टी जो होती है टू द मैरिज हैज़ टू गिव अ नोटिस टू द इंटेंट मैरिज टू द मैरिज ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर एटलीस्ट वन पार्टी जो होती है उसमें से टू द मैरिज हैज़ रिसाइड फॉर एटलीस्ट 30 डेज इमिडिएटली प्रायर टू द डेट ऑन विच सच नोटिस हैज़ बीन गिवन। एंड ये जो नोटिस वो उनको देते हैं टू द मैरिज ऑफिसर, सच नोटिस इज देन एंटर्ड इन द मैरिज नोटिस बोर्ड, ठीक है, मैरिज नोटिस बोर्ड में उसको एंटर किया जाता है। एंड जो मैरिज ऑफिसर होता है पब्लिश करता है एक नोटिस एट सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ दिस ऑफिस। एंड बाद में उस नोटिस का क्या होता है, नोटिस ऑफ अ मैरिज जो पब्लिश किया जाता है बाय द मैरिज ऑफिशियल इंक्लूड करता है कुछ डिटेल्स जैसे कि नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स का नेम, पिन कोड एक्सेट्रा, काफ़ी ज़्यादा जो डिटेल्स है, ठीक है, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा वगैरह वहाँ पे मेंशन किया जाता है इन दैट पर्टिकुलर नोटिस। एंड एनीबडी, ठीक है, कैन रेज एन ऑब्जेक्शन, ठीक है, कोई भी पर्सन जो है रेज कर सकता है ऑब्जेक्शन टू द मैरिज ऑन द वेरियस ग्राउंड जो एक्ट के अंडर में प्रोवाइड किया गया है। एंड इफ नो ऑब्जेक्शन इज रेज विद इन द 30 डेज, ठीक है, 30 दिन के पीरियड में अगर किसी भी टाइप का ऑब्जेक्शन नहीं आता है उस पर्टिकुलर नोटिस पे, देन द मैरिज कैन बी सोमलाइज्ड। इफ ऑब्जेक्शन आता है देन मैरिज ऑफिसर जो है वो इंक्वायरी कर सकता है इनटू द ऑब्जेक्शन आफ्टर विच ही विल डिसाइड वेदर और नॉट टू सोमलाइज द मैरिज। तो ये हो गया पर्टिकुलर प्रोसीजर जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के यहाँ पे मेंशन की गई है। और इसके क्या क्रिटिसिज्म यहाँ पे मेंशन है, तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म इस तरीके का है कि वनरेबिलिटी जो होती है टू द कोरेसिव टैक्टिक ऑफ अ फैमिली इज बीन सीन, इंट्रूजन ऑफ अ प्राइवेसी, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा प्रोविजन है कि जो मैरिज ऑफिसर होता है वो नोटिस बोर्ड पे पब्लिश करता है वेरियस डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स नेम डिटेल, पिन कोड, आईडी वगैरह, ठीक है, ये सारा जो वो मेंशन करता है तो वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं प्राइवेसी को हार्म करता है। एंड दिस वी कैन से द इंट्रूजन ऑफ अ प्राइवेसी इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म। एंड नेक्स्ट वन इज अ पुश ऑफ अ रिलीजियस कन्वर्शन। So these are the few criticism which has been raised against the Special Marriage Act of 1954. Moving toward the next news, that is Medical Termination of a Pregnancy Amendment Bill 2020. तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 जो है उसको पास कर दिया है लोकसभा में इन मार्च 2020 एंड इट इज़ लाइकली टू बी ब्रॉट बिफोर द राज्यसभा ड्यूरिंग द ऑनगोइंग बजट सेशन। तो इस प्रपोज बिल में सेवरल अमेंडमेंट जो है इंक्लूड किए गए हैं रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ मेडिकल बोर्ड इन एवरी स्टेट्स एंड यूटी। ये जो बोर्ड रहेगा वो डिसाइड करेगा ऑन द प्रेगनेंसी जो होती है बियॉन्ड 24 वीक इन द केस ऑफ अ फ्यूटल एबनॉर्मलिटीज़। एंड जितने जो बोर्ड वहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ठीक है, इट विल हैव अ वन गायनोकोलॉजिस्ट, वन रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, वन पेडिट्रिशियन एंड अदर मेंबर जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इशू, सो एट पर द लेटेस्ट स्टडी देखा जाए जो क्रिएशन ऑफ अ बोर्ड है वो अनफिजिबल है एज 82% ऑफ द पोस्ट जो है वो वैकेंट रहे हैं इन द सिटीज़। कुछ हाईलाइट्स अगर देखा जाए रिगार्डिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020, तो सबसे पहला हाईलाइट इस तरीके का है कि यहाँ पे जो है द पीरियड ऑफ परमिटिंग अबॉर्शन फॉर 20 वीक्स टू 24 वीक्स जो है अंडर द स्पेशल सर्कमटेंसेस वो एक मेजर पॉइंट मेंशन किया गया है। स्पेशल कैटेगरीज जो होते हैं ऑफ वुमेन की जैसे कि रेप सर्वाइवर हो गया, विक्टिम ऑफ इंसेंट और डिफरेंटली एबल एंड माइनर, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। एंड जो बिल है वो प्रपोज करता है रिक्वायरमेंट ऑफ ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए ड्यूरिंग द परमिशन ऑफ अ टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी up to the 20 week of a gestation, and it also include key required है opinion of a two registered medical practitioner of a termination of a pregnancy of 20 to 24 weeks. So these are the few main highlight of the bill 2020 regarding need of a overhaul. So इसमें क्या mention है कि जो present abortion laws है about विच इज़ अबाउट 5 decade ओल्ड परमिट करते हैं कि अबॉर्शन जो होना चाहिए अप टू द मैक्सिमम फ्यूटल जेस्टेशन पीरियड जो 20 वीक का होना चाहिए। एंड इन द रिसेंट ईयर इट हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग डिमांड ऐसी रेज हुई है
दैट अ फ्यूटल जो जेस्टेशन पीरियड है ऑफ अबॉर्शन वो 20 वीक के जो है बियॉन्ड होना चाहिए. सो दिस इज रिगार्डिंग दिस न्यूज़. यहाँ पे एक फिगर दिया है जहाँ पे कुछ की फीचर्स इस अमेंडमेंट बिल के मेंशन ही की है. सबसे पहले हमने जैसे देखा कि इन्हांस किया है अपर गेस्टेशन लिमिट जो 20 वीक थी टू द 24 वीक फॉर द स्पेशल कैटेगरी ऑफ अ वुमेन. अपर gestation लिमिट जो है विल अप्लीकेबल अप्लाई इन द केसेस ऑफ अ सब सेशनल fetal abnormalities जो डायग्नोज किए जाएंगे बाय द मेडिकल बोर्ड एंड इन नेम और अदर पर्टिकुलर्स ऑफ अ woman whose pregnancy has been terminated shall not be revealed except a person जो authorize है in any law for being in force. So these are the few जो salient features जो इस बिल में mention, that is medical termination of a pregnancy amendment bill 2020. Moving toward the next, center likely to postpone the center census to 2022. तो सेंटर जो है इट इज़ लाइकली ऑन अ ट्रैक कि वो पोस्टपोन करे जो 2021 का सेंसस होने वाला था तो 2022 ऑन जस्ट ड्यू टू ऑनगोइंग जो पैंडमिक चल रहा है उसके वजह से. रिगार्डिंग द बैकग्राउंड, तो सेंसस अगर देखा जाए सेंसस की जो एक्सरसाइज है इट इज़ बीइंग कंडक्टेड इन 2 फेज. सबसे पहला होती है कि हाउस लिस्टिंग की जाती है एंड हाउस सेंसनिंग फॉर्म April to September 2020 and population enumeration from February 9 to February 28 2021. And first phase जो होता है सेंसस का and the updation of a national population register वो initially it has been rolled out in some of the states जो अप्रैल 2020 से ही स्टार्ट हो गए थे बट पैंडमिक की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया. नाउ रिगार्डिंग द सेंसस, जो सेंसस जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑफ साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सोशल इकोनॉमिक डेमोग्राफिक एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन. सेंसस फर्स्ट टाइम लाया गया था बाय द ब्रिटिश वॉइसरॉय लॉर्ड मायोन इन 1872. इट help for framing various policies government programs for the countries. And first synchronized census जो है was held in 1881. Since then census has been taken unerringly once every 10 year. ठीक है, तो हर 10 साल बाद उसको कंडक्ट किया जाता है. हु कंडक्ट द सेंसस, अभी सेंसस कौन कंडक्ट करते हैं? जो सेंसस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ कंडक्टिंग इट इज़ with the in the hand of a office of a registrar general and a census commissioner जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं. एंड सेंसस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे कि डेमोग्राफिक डिटेल्स हो गया या इकोनॉमिक एक्टिविटी लिटरेसी एंड एजुकेशन सारी डिटेल्स जो होती है अलॉन्ग विद द होम हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एनिमिटीज़ अर्बनाइजेशन फर्टिलिटी या मोर्टिलिटी शेड्यूल कास्ट कितना है शेड्यूल ट्राइब्स या लैंग्वेज क्या है. ठीक है, इन सब की डिटेल्स जो होती हैं वो सेंसस में मेंशन होती है. एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो जो ऋग्वेदा है वो रिवेल करता है कि सम काइंड ऑफ अ पॉपुलेशन काउंट जो है वो मेंटेन हुआ था ड्यूरिंग 800 to 600 BC इन इंडिया. अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य जो थर्ड सेंचुरी BC में लिखा गया था उसमें भी प्रिस्क्राइब किया है कि कलेक्शन जो है ऑफ अ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक हेल्प करता है फॉर मेजरिंग द स्टेट पॉलिसी फॉर दिस टैक्सेशन. एंड ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ अ मुगल एम्पेयर जो अकबर थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट NE अकबरी जो इंक्लूड करते हैं कंप्रेहेंसिव डाटा रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इंडस्ट्री वेल्थ एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक वेयर ऑल्सो बिन देयर. सो इस तरीके से एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है सेंसस का काफ़ी पहले से ही रहा है. Moving toward the next, UN Committee for World Food Security endorse voluntary guidelines to end a hunger. तो जो फर्स्ट एवर वॉलेंटरी गाइडलाइंस है ऑन फूड सिस्टम एंड न्यूट्रिशन मीन्स टू एंड द हंगर एंड न्यूट्रिशन वो इंडोर्स की गई है बाय द मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑन अ वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी. सो ये जो गाइडलाइंस है वो डेवलप की गई है टू सपोर्ट द कंट्री इन देयर एफर्ट कि वो इरेडिकेट कर पाए जितने भी टाइप के हंगर से या मैल न्यूट्रिशन है in the various countries. They have structured the seven focus areas. ठीक है, they have focused area, उन्होंने 7 focus area जो है structure किए हैं. So what are these focus area? So सबसे पहला focus area है कि एक ट्रांसपेरेंट जो है एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक एंड एक अकाउंटेबल गवर्नेंस होना चाहिए. सस्टेनेबल एक फूड चेंज का होना चाहिए to achieve a healthy diet in context of economic, social and environmental sustainability along with the climate change. along with this एक equitable जो है और एक equal access of a healthy diet होना चाहिए. food safety
across the sustainable food system, people-centric nutrition knowledge, education and information, एक gender equality and women empowerment across the food system, along with the resilient system of a humanitarian context. So this are the few 7 focused area जो उन्होंने बताए है कि ऑब्जेक्टिव और फोकस अगर देखा जाए इस न्यू जो हंगर और माल न्यूट्रिशन रिलेटेड के पॉइंट्स है उसके रिलेटेड, तो सबसे पहला है कि उनका ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि ये जो गाइडलाइंस है आर इंटेन कि वो बिल्डअप करे, एक कॉम्प्लीमेंट करे द वर्क एंड मैंडेट ऑफ अदर इंटरनेशनल बॉडीज जैसे कि ह्यूमन डिकेड ऑफ एन एक्शन ऑन अ न्यूट्रिशन, द कॉल फॉर अ रियलाइजेशन की राइट टू एडुकेट फूड जो है इन द कंटेक्स ऑफ अ नेशनल फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, मोस्ट पर्टिकुलरली वनरेबल और अफेक्टेड ग्रुप्स के लिए, फोकस ऑन अ पॉलिसी प्लानिंग एंड द गवर्नेंस ऑन अ फूड सिस्टम, उसको भी इन्हांस करने के लिए, ठीक है। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं इस गाइडलाइंस में दिए गए हैं और ये सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये गाइडलाइंस दी गई हैं। अभी यहाँ पे जो कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी है उसके बारे में अगर देखा जाए, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1974 में हुआ था। एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो सर्व करती है एज अ फोरम इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम फॉर अ रिव्यू एंड फॉलो अप ऑफ द पॉलिसी जो कंसर्न है रिगार्डिंग द फूड सिक्योरिटी, जो इंक्लूड करती है प्रोडक्शन हो गया या फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस ऑफ द फूड। सो दिस इज रिगार्डिंग द news of a UN committee for the world food security endorse a voluntary guideline to end the hunger. स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति उन्होंने अनाउंस किया है 12 साइट्स जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू द स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अंडर द फेज 4, ठीक है। तो कौन सी 12 साइट्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं, तो सबसे पहला है कि अजंता केव्स ऑफ महाराष्ट्र, सांची स्तूपा जो है सांची स्तूपा ऑफ मध्य प्रदेश, कुलुमब्रग फोर्ट इन राजस्थान, जैसलमेर फोर्ट राजस्थान का, रामिद्वेरा जैसलमेर राजस्थान, गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद, ठीक है, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा, रॉक गार्डन चंडीगढ़, दाल लेक श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से, आगरा पोर्ट आगरा उत्तर प्रदेश, कलिंघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल एंड बंकी बिहारी टेम्पल मथुरा उत्तर प्रदेश. So these are the 12 sites which are been announced by the Minister of Jal Shakti for transforming them into the Swachh forest tourist destination. ठीक है, तो इनकी जो लोकेशन है जस्ट गो थ्रू योर मैप, ठीक है, जो आपका मैप है, आपका जो एटलस है उससे एक बार आप देख लेना, ठीक है। इनके लोकेशंस तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, पर उसके आजू बाजू में जो एरियाज हैं, ठीक है, वो भी एक बार देख लेना। अब स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस के बारे में अगर देखा जाए तो जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, उनका ये इनिशिएटिव है। इसका मेन एम है कि जो भी आइकॉनिक प्लेसेस हैं एंड उसके सराउंडिंग जो एरिया है टू हैव अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ अ स्वच्छता, एंड उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन अगर देखा जाए इस प्रोग्राम का या इस प्रोजेक्ट का, वो एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट 3 मिनिस्ट्री के अंडर में लिया जा रहा है, अर्बन डेवलपमेंट, टूरिस्ट एंड कल्चर एंड टूरिज्म के यहाँ पे, एंड कुछ स्टेट के जो कंसर्न ऑथोरिटीज़ है, ठीक है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वगैरह, वो भी पार्टनरशिप है इस प्रोग्राम में। इनिशिएटिव जो है टेकन अप अंडर द स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इनिशिएटिव, ठीक है, तो इसके अंडर इम्प्रूव किया जाएगा जो भी सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टॉल किया जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज फैसिलिटीज़, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ या वाटर वेंडरिंग मशीन, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सेटअप, एक स्ट्रक्चर रीओरिएंटेशन, लाइटिंग अरेंजमेंट हो गया या ब्यूटिफिकेशन ऑफ अ पार्क, रोड मेंटेनेंस, ठीक है, ये सारा जो है उस पर्टिकुलर साइट्स में देखा जाएगा, ठीक है। तो दिस आर रिगार्डिंग द स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इनिशिएटिव, एंड इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज सेक्शन, ठीक है, जहाँ पे हमने GS1 से जो है कंप्लीट कर दिया है इनसाइट का फेब्रुआरी का कंपाइलेशन से, ठीक है। So, thank you. Please do stay connected. Take care.